हे एवरीवन, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ 50 डेज़ की शॉर्ट स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास और आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं, सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, उनको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा। एंड ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं एज़ पर द सजेशन, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और 100% आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप उनकी वीडियो जा सकते हैं, इंटरव्यू वीडियो देख सकते हैं, जाकर सुन सकते हैं और आपको पता चलेगा कि दे हैव लिटरली फॉलोड द वे आई हैव टोल्ड देम टू डू एंड उसको एग्जैक्टली उन्होंने किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। देखिए, सबसे पहले मैंने इन 50 डेज़ को डिवाइड कर लिया है 5 पार्ट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 के 5 पार्ट्स में इन तरीकों, इन जो दिन हैं उनको मैंने डिवाइड कर लिया है और जो लास्ट के 10 डेज़ है उनको मैंने सिक्योर कर लिया है बिकॉज इन दिनों में आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, आप इनमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप इनमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको और पैनिक अटैक्स दे दे वो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल बात है, उस टाइम पे आप रिविजन करेंगे, उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी चीज़ें आप उस टाइम पे कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपको जो अपकमिंग 10 डेज़ हैं उसके अंदर क्या करना है, ये टोटल यहाँ पर मैंने आपके सामने 9 प्रायोरिटी यूनिट्स रखी हैं और इन 9 प्रायोरिटी यूनिट्स में से आपने जितनी भी कर ली हैं, नहीं करी हैं, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर कवर करना है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 13। ऐसा नहीं है कि बाकी की जो यूनिट्स दैट इज यूनिट नंबर 7, 8, 9, 11 ये या 12 जो है वो काम की नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से रिपीटिशन ज़्यादा होता है, इस बेसिस पर हम बोल रहे हैं प्रायोरिटी यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन यूनिट्स को कवर करना है और इन यूनिट्स को आपको अपकमिंग 10 डेज़ के अंदर कवर करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल बात है, मैं ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि इनमें से आपने एक भी यूनिट अभी तक नहीं पढ़ी होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट आपने इसमें से 50% से ज़्यादा कवर कर लिया है। एंड अगर नहीं किया है तो परेशान मत हो, अपकमिंग 20 डेज़ के अंदर आप ये टारगेट ले लो। ठीक है, इन दैट केस, बिकॉज सिंपल बात है, अगर आप आज से शुरू कर रहे हो पढ़ना ही, तब तो फिर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पैनिक में ही आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो उस केस में आप ये कंसीडर कर लो, यू हैव 20 डेज टू कंप्लीट दिस होल थिंग। ठीक है, नाउ कैसे करोगे एग्जैक्टली तो बहुत सिंपल बात है, हम ये मान के चलते हैं कि हमको एक यूनिट को कवर करने में फुल फ्लेजेड मैनर में कितना समय लगता है, 20 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, अब ये 20 घंटे का जो समय लग रहा है मुझे एक यूनिट को फुल फ्लेजेड तरीके से पढ़ने के लिए, तो 20 घंटे में ऐसे मान के चल रही हूँ कि मान लो अगर हम 10 यूनिट को लेके चलेंगे मतलब टोटल 200 आवर्स। ठीक है, अब 200 आवर्स में एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 के 24 घंटे हम पढ़ तो सकते नहीं, हमें सोना भी है, खाना भी है, 50,000 और काम है। तो उस केस में 10 आवर्स में लेके चल रही हूँ कि आपके पास एक दिन में 10 घंटे का समय है जो आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम। इस टाइम पे अगर इतना नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो भी तब जब आप एकदम नया शुरुआत करे हो। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है चीज़ें तब ये आवर्स आपके लिए बिल्कुल कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स एडवांटेज तो मिलेगा आपको, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें अचीव करनी है तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो बनता है। ठीक है, राइट। नाउ एक दिन 10 घंटा मतलब 20 दिन में 200 आवर्स हो जाएंगे। मतलब अगर मैं टोटल 20 डेज लेके चल रही हूँ तो मैं ये मान सकती हूँ कि मुझे 10 यूनिट कंप्लीट करनी है तो मैं आराम से कर सकती हूँ। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 10 प्लस यूनिट्स पढ़ के जानी है। कई बार ये बच्चे बोलते हैं मैम मैंने 6 to 8 यूनिट्स पढ़ के मैं गई थी या गया था और मेरे एग्जाम में इतने परसेंटाइल आए, 80 परसेंटाइल, 85। बहुत सारे केसेस मिलेंगे ऐसे आपको देखने के लिए, मेरे ही वीडियो पे कितने सारे कॉमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो केसेस कब होते हैं, जब बहुत सिंपल बात है आपने मेहनत तो की बट आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश जो था वो आपने अपने आप को नहीं दिया, थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत जो थी वो आपने नहीं की और उसके कारण आपका नुकसान हो गया। तो ये थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है अगर आप ये ले लोगे तो आप ही का फायदा है अल्टीमेटली। तो ये काम करो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 10 प्लस यूनिट्स आपको कवर करनी है होलसम मैनर में, कंप्लीट फुल फ्लेजेड। एक एक चीज़ आपके टिप पे होनी चाहिए, प्लस आपको उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में जोड़ के पढ़ना है, इंटरलिंक करके पढ़ना है। मतलब बहुत सिंपल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे अच्छे से पढ़ के वो टॉपिक गए जहाँ से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस से, या फिर फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से या फाइटो हार्मोन से, और आप पढ़ के सबसे अच्छे से जा रहे हो बायोटेक ए बायोटेक स्ट्रेस, तो वो केस नहीं होना चाहिए। ठीक है,
वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगले जो 10 मतलब जो 20 डेज है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है आपकी प्रिपरेशन में। ये सबसे ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर का तरह रोल प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ये आपको बताएंगे कि हाँ, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से करी मतलब 100% आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के। तो 10+ यूनिट्स आपको करनी है, प्लस कम से कम मिनिमम 5 साल के 5 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर्स बोल रही हूँ, मतलब टोटल हो जाएगा यहाँ पर 10 पेपर, अगर आप मिनिमम 5 साल के करके जाते हो, विच इज अगेन मोर देन सफिशियंट अगर आप अभी कर रहे हो शुरू, बिकॉज अगेन टाइम नहीं है और टाइम में हमें चीज़ों की टाइम को हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड चलते हैं कि पार्ट ए। देखो पार्ट ए के लिए अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक सिंपल काम करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन तुमको सिंपल दिखते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 5 साल के, 10 पेपर उठा लो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। और उसमें जो भी ईजी क्वेश्चन दिखते हैं, ईजी का मतलब होता है मोस्टली रीजनिंग वाला पार्ट, कोर मैथमेटिक्स नहीं आएगा इसमें, जो रीजनिंग वाला पार्ट है यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, और जो भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसको देखोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं और अगेन पूछे जाते हैं, रिपीटिशन अच्छा खासा होता है। ठीक है, 2-3 सवाल भी मैं कहती हूँ आज आ गए, अगर आपके सिर्फ PYQ पढ़ के तो आपके कम से कम 6-7 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, 6-8 नंबर है ना। तो दैट वे सोच के देखो। ठीक है, 2-2 नंबर से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर आती है बात यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट। देखो सिंपल है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होनी चाहिए। मॉक टेस्ट की बात तब आएगी जब आपने कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, उनका रिविजन कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, तब बात आती है मॉक टेस्ट की। उसके पहले मॉक टेस्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना। फिर आती है रेपिटिशन। देखो रेपिटिशन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि रेपिटिशन नहीं होता है इस एग्जाम में, बट लेट मी टेल यू, लाइक बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं आपको ये बोल देती हूँ। अगर आप, मैं आपको कई बार बहुत इसके अलग अलग वर्जन्स भी दिखा चुकी हूँ, अलग अलग तरीके से मैं आपको ये चीज़ प्रूव भी कर चुकी हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से यहाँ पर रेपिटेशन होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है एज इट इज़ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एज इट इज़, जैसे कि SIRNA MIRNA का जो फंक्शन है एज इट इज़ स्टेटमेंट दे देगा, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे एज इट इज़ स्टेटमेंट्स दे देगा। तो अगर स्टेटमेंट भी सेम दे रहा है CSIR, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर है, क्योंकि वो लैंग्वेज जो CSIR की लैंग्वेज है वो आपको बुक्स में एट टाइम्स नहीं मिलेगी, लेकिन CSIR में के पेपर में मिलेगी, है ना। तो वही आप अगर पढ़ के और याद कर लोगे, क्योंकि ठीक है एक जो है वो डिग्रेड करता है, एक उसके काम करने के पाथवे को ब्लॉक करता है, तो एटलीस्ट याद रहेंगी चीज़ें और उस हिसाब से काम करोगे। फिर आती है बात रिविजन की। देखो रिविजन अगर नहीं कर रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज बहुत सिंपल बात है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं, हर एक स्टेप पे आपको फैक्ट्स को मेमोराइज करना है। कहीं आपका मेटाबॉलिज्म में पाथवे में फैक्ट्स होते हैं, कहीं एंजाइम्स इतने सारे हैं, कहीं पे आप देखते हो कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि पिक्चर में आते हैं, तो उनको सबको आपको याद करना है और मेमोराइज नहीं करोगे तब तक बहुत सिंपल बात है कि नहीं होंगी चीज़ें। ठीक है, तो रिविजन का मतलब सिंपल है कि आप एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स ऑफ रिविजन इज अ मस्ट। ठीक है, और ये जो बाकी के जो 20 डेज बचे हैं ना, ये जो 20 डेज बचे हैं इनमें आपको यही काम करना है, मेनली रिविजन का काम करना है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। द लास्ट पार्ट विल बी पार्ट A B C के लिए अलग से चीज़ें। तो A के लिए तो मैंने जैसे आपको बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, B एंड C, क्योंकि अब B में भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने लगे हैं, तो B और C के लिए मैं सेम चीज़ बोलूँगी कि यूनिट नंबर एटलीस्ट 10 यूनिट्स कंप्लीट करो। उनके बाद में जो बाकी के 20 डेज हैं वहाँ पर आप रिवाइज करो, प्लस कुछ और यूनिट्स एटलीस्ट 2 से 3 यूनिट और देख लो करके, तो आपकी टोटल 13 हो जाएंगी यूनिट्स। एंड उसके एटलीस्ट उनके इंपॉर्टेंट एरियाज ही कर लो कवर। ठीक है, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ECG है, या फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कर्व है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट जहाँ से रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है एटलीस्ट उनको कवर कर लो, कुछ और नहीं तो, है ना। और पार्ट B C के लिए बस वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है कि मैं आपको इस चैनल पे यूनिट, देखो यूनिट नंबर 4 का फुल फ्लेजेड मैराथन दे चुकी हूँ, यूनिट नंबर 2 की भी काफ़ी सारी चीज़ें, सेल साइकिल का मैराथन दे चुकी हूँ, लैकोपेरॉन ट्रिपोपेरॉन ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथ मेटाबॉलिज्म में, ये काफ़ी सारे वीडियोस आपको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ।
अपकमिंग टाइम में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 के बहुत सारे लेक्चर शेयर करने वाली हूँ, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसको आप उसके लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो, जैसे कि चीट कोड वीडियो जो आपको पिछली बार भी मैंने शेयर किए थे और उससे बहुत लोगों का बेनिफिट हुआ था, वो वापस से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उनको आप देखो, आई एम श्योर कि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई एम श्योर कि ये अगर आप फॉलो करोगे आपको आपके मार्क्स अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं। और एक और चीज़ बस सुन लो मेरी ध्यान से, कि अगर 120 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ जेआरएफ के लिए आप टारगेट कर रहे हो, और अगर 160 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो मतलब रैंक 1 के लिए टारगेट कर रहे हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो और उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 160 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो आप 13 की 13 यूनिट्स भी पढ़ के जाओगे, उनको रिवाइज भी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे कम से कम 10 साल के। और अगर ये टारगेट कर रहे हो तो 10 यूनिट करके जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओगे, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज करके जाओगे। तो दिस इज, मैंने दोनों ही कंडीशंस को आपको बता दिया है, आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।